नेस्टेड सीक्वेंस ये एक डिफिनीशन है और उस डिफिनीशन से रिलेटेड एक थ्योरम है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहा है। तो पहले नेस्टेड सीक्वेंस है क्या, इसको हम लोग पहले समझेंगे। तो हम क्या करें कि कुछ सेट्स, जैसे उस सेट्स को हम जैसे भी रिप्रेजेंट करें, हमने सपोज कर लिया कि पहले सेट को I1 कहा, दूसरे को I2 कहा, तीसरे को I3 कहा, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक इन सभी सेट्स का एक कलेक्शन ले लिया जिसको हमने डिनोट किया है IN से। तो ये जो सीक्वेंस, ये जो सेट है, इन सेट का जो कलेक्शन यानी वो जो सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस हमारा नेस्टेड सीक्वेंस तब कहा जाएगा जब वो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो कंडीशन क्या है कि नेचुरल नंबर यदि हम 1 रखें तो जो इसमें सेट I1 है वो I1 I2 के सारे एलिमेंट को रखे, फिर I2 की ये प्रॉपर्टी हो कि उसके बाद का जो I3 है उसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेंट हो। इसके बाद का जनरल हम कर लें कि IN+1 जो सेट है उस सेट के सारे एलिमेंट आपका IN में आ जाए, इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो अब हमारा जो I1 हुआ, I2, I3, IN से लेकर के इनफाइनाइट तक इन सेट्स का जो कलेक्शन होगा, वो जो सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस ही हमारा नेस्टेड सीक्वेंस कहा जाएगा। यानी नेस्टेड सीक्वेंस क्या है कि वो सेट्स का एक ऐसा कलेक्शन जो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे कि जब नेचुरल नंबर 1 लिखे, यानी जब पहला सेट हम ले तो पहला सेट इस कलेक्शन का जो पहला सेट हुआ, इसी n में 1 रखेंगे तो पहला सेट आ जाएगा। तो पहला सेट जो होगा वो इसके दूसरा n की वैल्यू 2 रखें नेक्स्ट उसका, तो I2 के सारे एलिमेंट आपका I1 में हो। अब I2 का नेक्स्ट करें I3, तो I3 के सारे एलिमेंट I2 में हो। इस तरह से आप कंटिन्यू करते जाएं तो प्रत्येक सेट अपने बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट को कंटेन करे। तो ऐसे जितने भी सेट होंगे उन सब के कलेक्शन को हम जो IN से डिनोट किए हैं, यही हमारा नेस्टेड सीक्वेंस कहा जाएगा। अब इस नेस्टेड सीक्वेंस की डिफिनीशन को हम लोगों ने समझा, इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण थ्योरम है। उस महत्वपूर्ण थ्योरम को हम लिख रहे हैं, फिर उसका प्रूफ कैसे किया जाएगा उसको हम लोग समझेंगे। नेस्टेड सीक्वेंस की डिफिनीशन हम लोगों ने समझा, उससे रिलेटेड यह एक महत्वपूर्ण थ्योरम है। इसको देखें, स्टेटमेंट इसका क्या है, पहले उसको आप समझें। फॉर ईच n बिलोंग्स टू n, n आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो उसके प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n का मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए यह IN एक क्लोज इंटरवल दिया गया है। यानी जब I1 कहेंगे तो A1 B1, I2 कहेंगे तो A2 B2, I3 कहेंगे तो A3 B3 एंड सो ऑन, ये सपोज करते जाएंगे। अब यह AN BN है क्या, तो ये नॉन एम्प्टी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ऑन R। अब इंटरवल हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई ये रियल नंबर है, और जैसे यह रियल नंबर एक हमारा 1 है और यह रियल नंबर 2 है, और इसके बीच में ये सभी रियल नंबर जितने भी हैं जो 1 से ग्रेटर है, और ये हमारा जैसे 1 ले लिया और यह 0 ले लिया, तो 0 और 1 यानी 0 से बड़े जितने भी हमारे और 1 से छोटे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये जितने नंबर्स हैं ये सब हमारे 1 और 0 इसके बीच के एलिमेंट हैं। तो इसके बीच के सभी रियल नंबर में ये जो बाउंड्री का एलिमेंट यानी 0 और 1, इसके बीच के सब रियल नंबर यानी 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन लेते जाओ, तो ये सभी रियल नंबर जो इसके बीच के हैं वो, और यह 0 और 1 दोनों को ले लें, तब हमारा इस 0 और 1 सहित ये बीच के जितने रियल नंबर है इन्हीं के कलेक्शन को कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब जो हमारा जो 2 नंबर है जो हमारा डिफरेंट है, एक ही ना हो, तो ये नंबर और ये नंबर इसके बीच में जितने रियल नंबर है उन सभी रियल नंबर का कलेक्शन में जब यह नंबर और ये नंबर दोनों को हम कंसीडर करेंगे
तब वो हमारा क्लोज इंटरवल हो से डिनोट होगा। लेकिन यदि हम ऐसा रियल नंबर लें जो जीरो ना हो लेकिन जीरो से ऊपर सब रहे, ये वन ना हो, वन से लेस सभी रहे, यानी जीरो और वन के बीच के सभी रियल नंबर रहे लेकिन जीरो और वन ना रहे, तब उसको हम ओपन इंटरवल 0-1 कहेंगे। तो क्लोज इंटरवल में ये होता है कि जो यह 0 है और 1 है ये दोनों हैं और इसके बीच के जितने रियल नंबर होंगे सब इस सेट में आएंगे। और ओपन इंटरवल में हमारा 0 और 1 के बीच के सभी रियल नंबर रहेंगे। यह हमारा एक सेट है, यानी 0 और 1 के बीच के सभी रियल नंबर रहेंगे लेकिन उसमें 0 और 1 नहीं रहेगा। तो ये जब बाउंड्री का एलिमेंट नहीं रहेगा तब ये हमारा ओपन इंटरवल, और जब बाउंड्री का एलिमेंट भी उस सेट में रहेगा तब वो हमारा क्लोज इंटरवल। तो ये जो हमारा सेट दिया गया है वो क्लोज इंटरवल दिया गया है। तो वही कहा गया है यह AN-BN ये हमारा क्लोज इंटरवल है, और चूंकि ये एलिमेंट हमारा इसका सबसे छोटा AN है, सबसे बड़ा BN है, इसलिए हमारा बाउंडेड भी हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि ये नॉन एम्प्टी, ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो इसमें एलिमेंट जरूर हो, ऐसा है क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल आना ए रियल नंबर। तब हमको एक चीज और लिखा जा रहा है कि यह जो आयन है वो नेस्टेड सीक्वेंस है। अब नेस्टेड सीक्वेंस का अभी हम लोगों ने डिफिनेशन लिखा कि I1 जो होगा वो I2 के सारे एलिमेंट को रखेगा, I2 I3 के सारे एलिमेंट को रखेगा, यानी जो यन की पहली वैल्यू रखेंगे वो यन के उसके बाद वाले के सारे एलिमेंट को रखेगा, तो वो हमारा नेस्टेड सीक्वेंस है। तो आयन भी नेस्टेड सीक्वेंस है, ऐसा दिया जा रहा है। और इसमें एक और कंडीशन दिया जा रहा है कि जैसे आपका यह A1 जब I1 करेंगे, I1 इसका मतलब A1 और B1 ऐसा हो गया। I2 जब करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारा A2 और B2 ऐसा है। अब ये नेस्टेड है, इसका मतलब A2 B2 के सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे, यानी यह A2 B2 भी इसी में आएगा। फिर यह I3 ये हमारा A3 B3, तो यह A3 B3 इसमें आएगा और इसके सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। इस तरह से इसको हम IN करेंगे, IN तो वो हमारा AN और BN ये अपने से ऊपर वाले सब में बिलोंग करेगा, और इसी को हम लास्ट तक जाएं इनफाइनाइट तक। तब ये कहा जा रहा है कि जो यह AN-BN है ये आयन, इसका लेंथ ऑफ इंटरवल का क्या मतलब है कि यह BN में से AN को सब्ट्रैक्ट करो, जो आया वो हमारा इसका लेंथ हुआ। ये सेट जो है तो AN और BN के बीच के सारे रियल नंबर और AN BN भी उसमें रहेगा, इन सबका कलेक्शन तो ये इंटरवल हुआ। लेकिन ये लेंथ ऑफ इंटरवल का क्या मतलब है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है और जो सबसे छोटा है, यानी इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जो बीच का आया वही इसका लेंथ हुआ। तो जैसे हमारा 0-1 था तो 1 - 0 दैट इज 1 उसका लेंथ हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि यह आयन जो है वो यदि ऐसे यन की वैल्यू बढ़ता जाए और यह इनफाइनाइट पर जाए, तो जब इनफाइनाइट पर जाएगा तब कहा जा रहा है कि तब उसका जो लेंथ होगा वो 0 होगा। यानी यह आयन जिसका लेंथ आपका BN - AN है, इसका जो लेंथ है वो BN - AN है, लेकिन जब यह IN+1 ले, IN+2 ले, बढ़ाते जाए, जब इनफाइनाइट पर चला जाए तो भी जो ये लेंथ है इसका जो इंटरवल है वो 0 है, ऐसा ये दिया जा रहा है। तब हमको प्रूफ क्या करना है, तो अब देखो दो चीज कहा जा रहा है, ये दोनों की मीनिंग यही, ये दोनों की मीनिंग ये है कि आयन माने AN-BN, तो इसका लेंथ जब यह आयन इनफाइनाइट को टेंड करे तब ये कम होता जाएगा और इनफाइनाइट पर इसका लेंथ 0 हो जाए, ये कहा गया। अब आयन का लेंथ क्या हुआ, तो BN - AN, ये उसका लेंथ हो गया। तो चाहे ये कहे कि आयन N इनफाइनाइट को टेंड करे तो उसका लेंथ 0 हो जाए, चाहे आयन के लेंथ को ही BN - AN से लिखते हैं
तो यह बी एन माइनस ए एन, जब यह बी एन प्लस वन ए एन प्लस वन होगा तो उसका लेंथ इससे कम आ जाएगा। जितना आगे बढ़ते जाओगे ये एलिमेंट इसमें है, यानी इसके अतिरिक्त भी इसमें एलिमेंट है, तो इसका लेंथ इसके लेंथ से ग्रेटर होगा, इसका लेंथ ग्रेटर, क्रमशः बढ़ते जाएंगे तो लेंथ हमारा कम होता जाएगा, और जब ये इनफाइनाइट पर चला जाएगा तब इसका लेंथ 0 हो जाएगा। ऐसा दिया जा रहा है। तो आप ये कहो कि आयन जब इनफाइनाइट पर चला जाए तो इसका लेंथ 0 हो जाए, या आयन का लेंथ जो बी एन माइनस ए एन है ये जब इनफाइनाइट पे जाए तब ये हमारा 0 आ जाए। तो चाहे आप इसको लिखो या ऐसा लिखो, आयन मतलब ये नोटेशन है, और इसका लेंथ का मतलब इसके अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बी एन माइनस ए। तो इसी बात को लेंथ ऑफ आयन इक्वल टू 0 एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, या उसी को आयन का अपर लिमिट बी एन है और लोअर लिमिट ए एन है, तो इसका जो डिफरेंस आया वो आयन का लेंथ हुआ। अब यह आयन का लेंथ जब एन इनफाइनाइट को टेंड करे तो इनफाइनाइट को टेंड करे, इसका मतलब क्या कि ये हम क्रमशः इसके बाद जैसे इससे छोटा ये आया, इससे छोटा ये आया, इससे छोटा, अब क्रमशः बढ़ाते जाओ तो इनफाइनाइट तक जाए, तब ये दोनों के बीच का जो लेंथ हो वो 0 हो जाए। तो वही चीज ये दिया जा रहा है। यदि ऐसा है तब यह आई एन जो है एन इक्वल टू 1, यानी I1 I2 I3 ये इनफाइनाइट तक ले, तो जो इसका सबका इंटरसेक्शन होगा उस इंटरसेक्शन में केवल वन ही एलिमेंट बिलोंग करेगा, यही हमको प्रूव करना। इसमें दिया क्या क्या उस चीज को समझ में, एक तो आपका आयन दिया है, तो आयन का मतलब ये है ये हर नेचुरल नंबर के लिए है। I1 करेंगे तो यह A1 B1 होगा क्लोज इंटरवल, I2 करेंगे तो A2 B2 होगा, I3 करेंगे तो A3 B3 होगा, ऐसे IN करेंगे तो AN BN होगा। इस तरह से ये क्लोज इंटरवल दिया जा रहा है, और तब ये कहा जा रहा है कि आयन आपका नेस्टेड सीक्वेंस है। और नेस्टेड सीक्वेंस में अभी हम लोगों ने डिफिनेशन समझा कि I1 के बाद जो I2 होगा वो I2 के सारे एलिमेंट I1 में बिलोंग करें, I2 के बाद I3 है तो I3 के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करें। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला I1 I2 I3 IN इनफाइनाइट तक इसका जो कलेक्शन होगा वही हमारा नेस्टेड सीक्वेंस होगा। यानी जब IN नेस्टेड सीक्वेंस है तो बाद वाला जो सेट है वो पहले वाले में कंटेंट होगा। एक चीज ये दिया जा रहा है। दूसरा क्या दिया गया है कि आयन का जो लेंथ हुआ वो बी एन माइनस ए एन, ये हमारा लेंथ हो गया। तो ये आयन ये जब इनफाइनाइट को जाएगा तब इसका जो लेंथ होगा वो 0 हो जाएगा, ऐसा दिया जाएगा। तब हमको दिखाना क्या है, तब दिखाना है कि जब यह इनफाइनाइट पर चला जाएगा और जब इसका लेंथ 0 हो जाएगा तो इसके ऊपर के यानी इन सबका इंटरसेक्शन लें तो उसके इंटरसेक्शन में केवल एक एलिमेंट आएगा। तो वैसे आप देखो तो जब आप देखेंगे यह वैल्यू A1 B1 लिया और यह A2 B2, तो A2 B2 I1 और I2 इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एलिमेंट इसमें है, तो जब यूनियन लेंगे तो ये एलिमेंट इसमें है तो यह A1 B1 आएगा दोनों के यूनियन। लेकिन जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा वाला यानी A2 B2 इसमें भी है लेकिन इसके बाद भी इसमें है, तो जो इंटरसेक्शन में होगा वही आएगा। तो हमारा जो कॉमन, तो यानी इस दोनों का इंटरसेक्शन लो तो बाद वाला आएगा। इन तीनों का ले तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है लेकिन इसके बाद भी इसमें है, और इसके तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लो तो ये आएगा। यानी जितना बाद का आप लेते जाएंगे तो इन ऊपर के सबके इंटरसेक्शन में सबसे लास्ट वाला जाएगा, तो इन सब का इंटरसेक्शन करें तो हमको यह मिल जाएगा। अब इसके बाद वाला जब इनफाइनाइट को जा रहा है तब इनफाइनाइट वाला जो आएगा वो अपने के ऊपर सब में रहेगा, तो इन सब का इंटरसेक्शन वही आएगा। अब आप जब यह AN BN इसका जब लेंथ 0 हो जाए तो लेंथ 0 इसका कब होगा, जब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों एक हो जाए तभी उसका लेंथ 0 हो जाए। तो जब यह एक हो जाएगा तो ये कब हो रहा है, AN इज इक्वल टू BN कब हो रहा है, जब यह छोटा होते होते इनफाइनाइट पर जाए।
तो जो यह आया आयन इनफाइनाइट पर, तो इन सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसे बाद वाला आएगा। तो जो सबसे बाद वाला है वो जब इसका लेंथ 0 आ गया, यानी दोनों का एक ही पॉइंट पर आ गया, तो वो जो पॉइंट आएगा वो अपने ऊपर के सब में होगा और वही उसके इंटरसेक्शन में आएगा। तो ये चीज हमको दिखानी है, लेकिन मैथमेटिकली हम दिखाएंगे कैसे, तो इस चीज को आप देखें। तो क्या मिला, इस चीज को अभी हम लिखते हैं। तो यह प्रूव सिंस आयन इज नेस्टेड सीक्वेंस, since ion is a nested sequence, this implies I1 contains I2 contains I3 and so on, In contains In plus 1, ये इनफाइनाइट तक ये प्रोसीजर हमारा चलता रहेगा। तो ये हमारा ये क्यों ऐसा लिखा गया है, क्योंकि हमारा ये नेस्टेड सीक्वेंस है, ऐसा दिया गया है। अब I1 इसी को आप लिखेंगे यदि सेट के टर्म में, तब आपको क्या मिला, तो जो यह I1 हुआ, I1 तो इसी में A1 B1, तो यह A1 और B1 ऐसा, I2 ये वैल्यू A2 B2 ये आया, I3 ये हमारा A3 B3 ऐसा है, एंड सो ऑन, ए IN यह AN BN एंड सो ऑन आगे की वैल्यू। तो हमने नेस्टेड सीक्वेंस दिया है, तो इससे आपको क्या मिला ये हमने लिख लिया। और I1 का क्या मीनिंग है, I2 का क्या मीनिंग है, IN दिया है, इसी में पहला नेचुरल नंबर लेंगे तो हमको I1 मिलेगा, दूसरा नेचुरल नंबर I2 मिलेगा, इस तरह से हमने ये ले लिया। अब ये कहा जा रहा है, तो अब यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है, तो यह A1 और B1 ये कंटेन करेगा A2 B2 को, यह A2 B2 को ये कंटेन करेगा, फिर ये कंटेन करेगा A3 B3 को एंड सो ऑन, यह कंटेन करेगा AN BN को, और इसके बाद जितने रहेंगे सब अपने से ऊपर वाले में क्या होंगे, कंटेन होते जाएंगे। तो कंटेन होते जाएंगे, तो आप देखो ये वैल्यू अभी फिगर पे हम लोगों ने समझा था, यह आपका A1 और यह B1 है, फिर A2 B2 इसमें कंटेन हो रहा है, यानी वो A2 B2 इसी में आएगा, A2 B2 इसमें आएगा, A3 B3 ये फिर इसमें आएगा, यह आएगा एंड सो ऑन, यह AN BN ये इसके अंदर आएगा, और फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो यह बढ़ता जाएगा और ये हमारा छोटा होता जाएगा। तब आप देखोगे कि यह A1 A2 A3 AN एक क्रमशः इंक्रीज करते जा रहे हैं। A1 से A1 के आगे आपका A2 आया, A2 के आगे आपका A3 आया, A3 के आगे आपका AN आएगा, इस तरह से इनफाइनाइट तक लेते जाओ। तो जब इसको लेते जाएंगे तब हमारा यह एक सीक्वेंस हुआ, और एक कैसा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यह A1 A2 A3 AN इनफाइनाइट है, ये हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और वैसे यह B1 से लेस है B2, B2 से लेस है B3, B3 से लेस है BN, और इनफाइनाइट तक करेंगे तो एक क्रमशः ये और आगे की तरफ आएगा। तो ये जो B1 B2 B3 BN लेंगे, ये हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है ये। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो A1 A2 A3 डॉट डॉट AN डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यह हमारा क्या हुआ, ये आपका ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और एक कंडीशन को और सेटिस्फाई करेगा। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन ये आपका जो यह B1 है उससे सब ये जितना भी बढ़ेगा,
आपका यह A1 B1 के अंदर ही A2 B2 आएगा और A3 B3 इसी के अंदर आएगा। यानी ये जितने ही एलिमेंट हैं B के उनमें सबसे बड़ा आपका B1 है और जितने एलिमेंट है A का उसमें सबसे छोटा A1 है। तो यह जो भी सेट आएगा ये इसके अंदर ही, क्योंकि हमारा A1 B1 में A2 B2 भी इसके अंदर ही आएगा, तो यह A2 भी इस B1 से कम ही आएगा। यह A3 B3 इसके अंदर ही आएगा, तो यह जो A3 हुआ वो भी आपका B1 से लेस ही आएगा। तो A1 A2 A3 EN को बढ़ाते जाओ लेकिन ये सारी वैल्यूज आपका B1 से लेस आएगा। ठीक है, ये तो ये हमारा एक सीक्वेंस हुआ। लेकिन कैसा सीक्वेंस हुआ? ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये वैल्यू A1 B1 ये बढ़ता जा रहा है और इसकी वैल्यू B1 से लेस है। तो B1 से लेस है इसका मतलब ये या B1 इसके सभी सीक्वेंस के सभी एलिमेंट B1 से लेस है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। तो हमारा यह सीक्वेंस जो आया A1 A2 A3 AN डॉट डॉट ये सारी वैल्यूज आपका B1 से लेस आएगा, इसलिए हमारा ये सीक्वेंस का अपर बाउंड हो गया B1 और तब ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस हुआ। ठीक है, ये ऐसे आपका ये बाउंडेड एबव सीक्वेंस हुआ, ये अपर बाउंड हमको मिल रहा है तो ये हमारा बाउंडेड एबव सीक्वेंस हुआ। और यह B1 B2 B3 ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये हमारा ये जितनी भी वैल्यू जाएंगी P1 का वो A1 से सब, क्योंकि ये आपका A1 B1 है। अब जब A2 B2 लोगे तो यह B2 भी हमारा इस A1 से बड़ा है। A3 B3 लेंगे तो वो हमारा B3 जो होगा वो A1 से बड़ा है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इसमें B1 से लेस B2 से लेस B3 ये सब आएंगे, लेकिन सभी A1 से बड़ा होगा, क्योंकि A1 B1 में ही ये बाद की वैल्यू जिसमें कंटेंट हो जा रहा है, बाद का A2 B2 A3 B3 का कोई A1 से और B1 से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो बाहर चला जाए तब तो वो सेट हमारा इसमें कंटेंट नहीं होगा, नेस्टेड तब नहीं होगा। तो हम दो चीज यहाँ पाए, ये सारे डिस्कशन का मतलब आपको ये समझना है कि यह A1 A2 A3 AN जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और इसकी ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन जितना भी बढ़ेगा ये B1 से लेस ही आएगा। ठीक है, ये तो यह इंक्रीजिंग बाउंडेड एबव सीक्वेंस हुआ और हमारा यह B1 B2 B3 Bn इनफाइनाइट तक ये हमारा बाउंडेड बिलो, क्योंकि ये सारी वैल्यू A1 से ग्रेटर होगा, तो ये बाउंडेड बिलो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ। तो पीछे हम लोग ये कर चुके हैं कि कोई भी एक यदि आपका बाउंडेड सीक्वेंस हो और ये कोई एक सीक्वेंस हो जो इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड एबव हो, तो उसका जो सुप्रीमम होता है उसी पे ये कन्वर्ज करता है। ये थ्योरम पीछे सीक्वेंस पे किया गया है कि कोई भी हमारा एक सीक्वेंस है जो इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है, इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है, तब उसका लिस्ट अपर बाउंड, बाउंडेड एबव तब होगा जब उसका अपर बाउंड मिलेगा, तब ये सीक्वेंस जो कन्वर्ज करेगा वो उसके लिस्ट अपर बाउंड पे करेगा। यानी यह सीक्वेंस A1 A2 AN ये इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड एबव भी है, इसलिए इसका जो लिस्ट अपर बाउंड होगा या जो सुप्रीमम होगा उसी पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब आप देखें कि यह B1 है B2 है B3 है Bn है, ये हमारा डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। तो कोई भी यदि एक सीक्वेंस है जो डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड बिलो हो, तो वो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उस पर वो कन्वर्ज करेगा। तो यानी यह सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा इसके सुप्रीमम पर और यह करेगा इसका जो इनफीमम होगा, इनफीमम माने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उस पे ये करेगा। ये दो चीज अभी हम लिखने जा रहे हैं। तो सिंस A1 greater or equal to A2 greater or equal to A3 greater or equal to AN और तब एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक।
सिंस दिस therefore sequence an is increasing sequence all the values of sequence an is less than b1. This implies sequence an is bounded. Sequence an is increasing bounded above. This implies sequence an is increasing bounded above. A1 A2 A3 एक क्रमशः आगे बढ़ता जा रहा है इस और सारी वैल्यूज ए की b1 से लेस होगा। इसलिए यदि हमारा कोई सीक्वेंस है और एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिससे उस सीक्वेंस का हर एलिमेंट छोटा हो चाहे इक्वल हो, तब इस सीक्वेंस का ये अपर बाउंड होता है। तो इस सीक्वेंस का b1 अपर बाउंड हो गया, और जब ये अपर बाउंड हो गया तो इंक्रीजिंग तो था ही, अब ये हमारा अपर बाउंडेड भी हो गया तो ये बाउंडेड एबव हो गया, तब ये हमारा बाउंडेड एबव हो गया। अब हमको ये पता है कि कोई सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड एबव हो तो उस सीक्वेंस का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा उसी पे वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। वी नो दैट a sequence we know that a sequence which is increasing and bounded above converge its supremum। इसका जो सुप्रीमम होगा उस पे एक कन्वर्ज करेगा। यानी हमने सिर्फ ये देखा कि A1 A2 AN से इनफाइनाइट तक यह एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है क्योंकि आगे का सब बढ़ता जा रहा है, और सभी सीक्वेंस में एक का जो टर्म है वो सब B1 से लेस होगा, और कोई एक सीक्वेंस है जो एक एलिमेंट से उसके सारे वैल्यूज लेस आर इक्वल हो तो वो उसका अपर बाउंड होता है। इसलिए यह सीक्वेंस A1 A2 AN से इनफाइनाइट तक सभी B1 से लेस है, तब ये हमारा इंक्रीजिंग बाउंडेड एबव सीक्वेंस हो गया। और इंक्रीजिंग बाउंडेड एबव सीक्वेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम के रूप में पीछे हो चुका है, कि कोई भी हमारा एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड इंक्रीजिंग बाउंडेड एबव है, तब उस सीक्वेंस का जो लीस्ट अपर बाउंड या उसी को हम सुप्रीमम कहेंगे, उसी पर वो कन्वर्ज करेगा। तो ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस का यानी सीक्वेंस AN है, इसका जो लीस्ट अपर बाउंड होगा या जो सुप्रीमम होगा उसी पे ये कन्वर्ज करेगा। ये पहली बात हम लोगों ने समझा। अब यही वर्क आप B1 के लिए देखें तो यहाँ से ये B1 A greater or equal to B2 greater or equal to B3 से A BN और ये इनफाइनाइट तक। इसमें A1 A2 A इंक्रीज कर रहा है और B1 B2 A हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो जब ये डिक्रीज कर रहा है तो यह B1 A ग्रेटर है, B1 ग्रेटर है,
उससे B2 लेस है, B3। तो जब आगे की वैल्यू लेस होती जाए तब हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ। लेकिन इसकी सारी वैल्यू जो होगा, चूंकि A1 A2 B1 B2 ये जितने हैं वो सब इसी में, सबसे बड़ा यही है, सब इसी में कंटेंट होंगे। तो यानी ये जितनी भी वैल्यू होगी वो A1 से ये B1 की वैल्यू सब बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस BN का जितना भी एलिमेंट है सब A1 से ग्रेटर ही है। इसका मतलब A1 इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड हुआ। तो जब लोअर बाउंड हुआ तब हमारा जो सीक्वेंस हुआ BN वो हमारा डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो गया। तो सिंस B1 greater or equal to B2 greater or equal to this and BN and so on infinite term is a decreasing sequence whose lower bound is A1, whose lower bound is A1, यानी इसके जितने भी एलिमेंट है सब A1 से ग्रेटर ही है, तो इसका ये लोअर बाउंड हो गया। और जब इसका लोअर बाउंड हो गया इसका मतलब यह डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो गया। तो देयरफॉर सीक्वेंस BN is decreasing bounded below sequence अब ये हमारा बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो गया। तो जैसे हमारा कोई इंक्रीजिंग बाउंडेड एबव सीक्वेंस होता है तो वो इस सीक्वेंस के लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम पर कन्वर्ज करता है, और जब हमारा कोई डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होता है तब इस सीक्वेंस का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम होगा उस पर वो कन्वर्ज करेगा। इसलिए हमारा जो सीक्वेंस BN है वो इस सीक्वेंस का B के टर्म में जो सीक्वेंस है उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या जो इस सीक्वेंस का इन्फीमम होगा उसी पे कन्वर्ज करेगा। तो आगे का वर्क हम लिखेंगे। We know that a sequence BN decreasing and bounded below then BN converges to its greatest lower bound or infimum। जो इसका इन्फीमम होगा यानी B1 B2 B3 ये बाउंडेड बिलो हो गया क्योंकि A1 इसका लोअर बाउंड है, तब इसका जो जितने लोअर बाउंड होंगे उसमें जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उसी को हम इन्फीमम भी कहेंगे, उसी पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 वर्क भी किया है, लिखने को चाहे और जितना लिखे है, लेकिन आपने ये किया कि नेस्टेड है इसलिए A1 B1 A2 B2 कंटेन होगा, A2 B2 में A3 B3 कंटेन होगा, AN BN कंटेन होगा एंड सो ऑन। ये पहली बात। दूसरा हमने क्या किया कि चूंकि A1 और B1 में ही A2 B2 है, A2 B2 में ही A3 B3 है, इसलिए इस पूरे में सबसे छोटा A1 है और सबसे बड़ा B1 है। तो 2 तरह के सीक्वेंस, एक तो सबका लोअर वाला यानी A1
B1 में A1 लोअर है, लोअर लिमिट, A2 B2 में A2 लोअर लिमिट है, A3 B3 में A3 लोअर लिमिट है। तो ये एक सीक्वेंस A1 का लो, तो यह A1 A2 A3 जब इसी में ये कंटेंट हो रहा है तो ये हमारा इससे ग्रेटर है, तो ये सारी वैल्यूज ग्रेटर है। तो इस तरह से ये हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। ये जो हुआ वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ, और चूंकि ये B1 से लेस है इसलिए ये हमारा ये इसका B1 अपर बाउंड हो गया। तो अब हमारा सीक्वेंस AN बाउंडेड एबव इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ। अब कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड एबव हो तो उसका जो सुप्रीमम होता है चाहे लीस्ट अपर बाउंड होता है उस पर कन्वर्ज करेगा। यानी यह सीक्वेंस AN इस सीक्वेंस AN का जो ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड होगा उस पर कन्वर्ज करेगा। पहली बात हम लोगों ने समझा। और वैसे ही सिमिलर पैटर्न पर B1 से छोटा B2 है, B2 से छोटा B3 है, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और ये जितने B1 B2 B3 Bn आएंगे वो सब A1 से आगे ही रहेंगे, क्योंकि ये सारे एलिमेंट A1 और B1 के बीच में है। तो इसलिए इस B वाले सीक्वेंस का A1 जो हुआ वो लोअर बाउंड हो गया। तब हमारा ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ जो बाउंडेड बिलो हुआ। तो जब कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड बिलो हो तो उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या जो इन्फिमम कहते हैं उसी पे एक कन्वर्ज करेगा। यानी हमको ये मिल गया कि सीक्वेंस AN अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे सीक्वेंस AN अपने लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा और सीक्वेंस BN अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा। इतनी बात हम लोगों ने अभी तक किया। अब इसके बाद एक और कंडीशन दिया गया, उससे कुछ बातें और आएंगी तीसरे स्टेप में। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे उसको आप देखें। एक चीज दिया गया है, ये दिया गया है कि सिंस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Bn माइनस AN इज इक्वल टू 0। n इनफाइनाइट को टेंड करे तो ये रिजल्ट में दिया गया है। और इसी से हमको क्या मिला कि यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Bn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट AN। अब यहां से देखिए क्या मिला है आपको। यह जो Bn है सीक्वेंस वो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो वैल्यू होता है उसी पे वो सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। यानी कोई सीक्वेंस n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो लिमिट आता है उसी पे वो कन्वर्ज कर रहा है। यानी जो सीक्वेंस Bn है वो जिस पर कन्वर्ज करेगा, जो आपका सीक्वेंस AN है वो भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। यानी AN का जो सुप्रीमम है और जो Bn का इन्फीमम है ये दोनों वैल्यू एक ही है। अब उसी को हम सपोज कर ले यल चाहे कोई एक वैल्यू दे दे, तो हमने ये देखा कि जो AN सीक्वेंस है वो जिस पे कन्वर्ज करेगा, जो हमारा सीक्वेंस Bn है वो भी सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। तो अब हमने ये सपोज कर लिया कि ये दोनों जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं वो इक्वल है, तो उसी को हमने सपोज कर लिया कि वो वैल्यू L है। यहाँ से का मतलब कि ये सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज किया वो L है और ये भी सीक्वेंस उसी पे कन्वर्ज कर रहा है, ये भी हमारा L है। यानी दोनों का जो सीक्वेंस का जो पॉइंट हुआ L वो हमारा इस पे कन्वर्ज करेगा। अब आप देखिए जो यहाँ से लिया गया है यह A1 B1 AI, फिर A2 B2 यह आ गया, फिर A3 और B3 एक क्रमशः डिक्रीज होता जा रहा है, ये इंक्रीज होता जा रहा है। अब ये जिस पॉइंट पे इस सीक्वेंस का जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वही हमारा लिस्ट अपर बाउंड होगा। तो इसका जो सबसे बड़ा लिस्ट एलिमेंट हुआ वो हमारा L, और इस सीक्वेंस का जो सबसे छोटा एलिमेंट हुआ वो भी हमारा वही हुआ L। तो इसका मतलब जब यह AN और यह BN ये जब इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ये भी हमारा इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो L, और ये भी इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है L। इट मीन्स
इंटरवल एन बी एन जब एन को इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू आपको एल मिलेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जितना ही ये वैल्यू, जैसे आपका A1 और B1 इसका इंटरसेक्शन A2 B2 के साथ लेंगे तो A2 B2 आएगा। अब यदि A1 B1 A2 B2 और A3 B3 इसका लेंगे तो A3 B3 आएगा। यानी जितना आगे वैल्यू n का बढ़ता जा रहा है उससे उतना ही छोटा होता जा रहा है और वो अपने से ऊपर के सब में बिलोंग कर रहा है तो उसके इंटरसेक्शन में वही आएगा। तब हम यहाँ देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो यल और इसका जो लिस्ट है वो भी हमारा यल, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। तो हमको यहाँ से तो देयरफॉर A1 B1 इंटरसेक्शन A2 B2 इंटरसेक्शन A3 B3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन AN BN और इंटरसेक्शन ये इनफाइनाइट तक। तो जब इनफाइनाइट तो ये इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसके सभी एलिमेंट इसमें है, इन सबके एलिमेंट, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें जो कॉमन जो होगा वही आएगा। तो जब यही इनफाइनाइट को जब हम ले जा रहे हैं तो वो हमको एल वैल्यू मिल रहा है। तो इसका मतलब इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमको एल मिल जाएगा, यही एल मिल जाएगा। तो एल इन सब के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट मिला और हमको ये दिखाना है कि यह इन सब के इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, वो चाहे जो भी वो वन एलिमेंट होगा। तब अब हम ये दिखाएंगे कि इन सबके इंटरसेक्शन में यल के अतिरिक्त तो दूसरा एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अब हम क्या दिखाने जा रहे हैं कि अभी तो हमने देखा कि जितना सेट ले रहे हैं A1 B1 और A2 B2 इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया गया तो बाद वाला आया A2 B2, यानी जितना आगे आता जा रहा है इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आ रहा है। तो जब हम यह इनफाइनाइट तक करेंगे तो AN BN इनफाइनाइट पर जो देगा वो हमारा सब में आएगा और वही सब में इंटरसेक्शन होगा। तो यह हमारा इनफाइनाइट को जब ये टेंड कर रहा है तो यल दे रहा है, ये भी इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो यह यल, ये इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है तो यल दिया। तो यानी ये अपने ऊपर के, यानी यह AN BN में भी रहेगा, A3 B3 में भी रहेगा, ये इन सबका इंटरसेक्शन एल है। तो ये तो हमने दिखा दिया, लेकिन हमको ये दिखाना होगा कि इस इंटरसेक्शन में यल के अतिरिक्त तो दूसरा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है ये। तो अब इस चीज को दिखाने के लिए हमको जो चीज दिखानी है, जैसे हमको दिखाना है कि इंटरसेक्शन में केवल एक ही एलिमेंट आएगा यल, तो अब हमको एक ही एलिमेंट होगा ये दिखाने के लिए हम सपोज कर लें कि इस इंटरसेक्शन में कोई एक और एलिमेंट आए, और जब कोई एक और एलिमेंट आएगा तब हमें दिखा देंगे कि यह और जो दूसरा लिए हैं वो दोनों इक्वल हो जाए। तो जब दोनों इक्वल हो जाएगा इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में जब एक से अधिक एलिमेंट ले रहे हैं तो सब इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट आएगा। तब वह दूसरा वर्क दिखाने के लिए कि एक ही एलिमेंट आवे तो उसको हमने सपोज कर लिया कि इसमें एल के अतिरिक्त एक और हमारा एल डैश आ गया। नाउ टू शो दैट इंटरसेक्शन AN BN n is equal to 1 to infinite has one element if possible let L and L dash are two elements हमको इसके इंटरसेक्शन में केवल एक ही एलिमेंट होगा ये प्रूव करना है। तो अब इसको हमने सपोज कर लिया कि इसके इंटरसेक्शन में हमने सपोज कर लिया कि L और L डैश ये दोनों एलिमेंट हैं। तब आप देखिए कि
ए एन बी एन इसका इनफाइनाइट तक लिया गया, जो यह इनफाइनाइट तक, इसमें एल और यल डैश दो आ गए, तो यानी एल और एल डैश जो होगा, अब इसका जो डिफरेंस होगा वो ए एन बी एन। अब आपका देखिए यह ए एन बी एन जो है, ए एन बी एन में एल और यल डैश जो इनफाइनाइट तक लिए हैं, उसमें इन दोनों पहलू एल भी इन सबके इंटरसेक्शन में है और यह यल डैश भी इसके इंटरसेक्शन में है। इसका मतलब एल माइनस यल डैश की जो वैल्यू आएगा वो आपका यह लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लेस आर इक्वल टू यह बी एन माइनस ए एन ये आएगा। अब इसको देखिए क्या कहा जा रहा है, यह बी एन ए एन ही एन को इनफाइनाइट पर टेंड कर रहा है, तब हमको वो इंटरसेक्शन का एलिमेंट मिल रहा है। तो हमने ये सपोज किया कि यह जो इस ये वैल्यू यह जब आपको इनफाइनाइट तक ए एन बी एन और ये बढ़ता जा रहा है, ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन ए एन प्लस टू बी एन प्लस टू, एक क्रमशः जब छोटा होता जा रहा है तब जो इनफाइनाइट पर आ रहा है तो उसी में एक एल लिया गया है और एक एल डैश भी ले लिया गया। तो जब यल डैश और यल इन दोनों का जो लेंथ होगा, चूंकि ए एन बी एन के बीच का ये पॉइंट है, इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इस लेंथ से कम होगा या अधिकतम इक्वल होगा। तो हमारा यही आया, लेकिन हम ये जानते हैं कि यह बी एन माइनस ए एन जब एन को एन इनफाइनाइट को टेंड करेगा तब इसकी वैल्यू जीरो है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि यह बी एन माइनस ए एन इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये जीरो को टेंड करेगा। यानी इस इंटरसेक्शन में दो वैल्यू ए एन बी एन इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो उसमें एल भी है और यल डैश भी है। तो इसलिए दोनों एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा वो यल और यल डैश इससे भी छोटा होगा, इसलिए उसका जो लेंथ होगा वो बी एन और ए एन के लेंथ के इक्वली या लेस होगा। कब? जब एन इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तब। लेकिन हमको ये पता है कि इट इज गिवन दैट that limit n tends to infinite bn minus an is equal to 0। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका जो लेंथ है वो यह जो लेंथ है ये इससे लेस होगा या ग्रेटर होगा। अब इस चीज को समझिए ये क्या लिखा गया है। जैसे यह ए एन बी एन ये आपका लेंथ है, ये जब बढ़ता जाएगा यानी ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन ए एन प्लस टू बी एन प्लस टू, ये क्रमशः बढ़ता जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट तक ये भी बढ़ता जाए, इनफाइनाइट तक ये भी घटता जाए, तब ए एन बी एन की वो स्थिति होगी वो एन इनफाइनाइट को टेंड करेगा तब। यानी यह ए एन बी एन इनफाइनाइट को टेंड किया, उस इंटरवल में दो एलिमेंट हैं, एक यल है और एक यल डैश। एल और यल डैश कहाँ आया कि ए एन बी एन जब एन इनफाइनाइट को टेंड किया यानी एक क्रमशः और लेंथ घटता जाए, तो ए एन बी एन जब इनफाइनाइट तक इसको घटाते आ रहे हैं तब जो सेट आ रहा है उसमें दो एलिमेंट एल और यल डैश। तो ए एन बी एन इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो इसी में दो एलिमेंट एल और यल डैश है। इसलिए यदि कोई हमारा एक इंटरवल है, यह इंटरवल ए एन और बी एन, इसमें दो एलिमेंट एक यल है और एक एल डैश है, इसलिए इसका जो लेंथ है ये इन दोनों का जो लेंथ होगा यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ए लेंथ, यदि यह एल इसके इक्वल हो जाए तब तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन यदि ये अंदर है तब ये लेंथ इससे कम ही आएगा, तब वही वैल्यू। लेकिन ए एल और यल डैश एन पर नहीं है, जब एन इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तब है। यानी यह एल माइनस एल डैश इसके बीच का जो लेंथ है वो जब ए एन बी एन जब इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो इस लेंथ से ए लेंथ हमारा लेस होगा। यदि ए
मैक्सिमम यहाँ हो तो ये इक्वल होगा, तो वही चीज़ें लिखा गया है। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया गया है कि Bn और En जब ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो अब इसका लेंथ 0 है, यानी ये लेंथ है आपका, ये लिमिट n इनफाइनाइट पर ये 0 हो गया। इट मीन्स ए मॉड ऑफ L माइनस L डैश इक्वल टू 0 और दिस इंप्लाई L इज इक्वल टू L डैश। इसमें सिर्फ ये किया गया कि A1 B1 n बढ़ा तो A2 B2, n बढ़ा A3 B3, n जब n हुआ तो AN BN। अब इससे और जब बढ़ता जाएगा तो AN BN वो इनफाइनाइट को टेंड किया, तो इनफाइनाइट को टेंड करने पर जो सेट मिला उसमें हमने सपोज कर लिया 2 एलिमेंट है L और L डैश। तो AN BN जब इनफाइनाइट को टेंड किया तो जो सेट आया उसमें 2 एलिमेंट L और L डैश। इसका मतलब इसमें ये है तो इसका जो डिफरेंस होगा इससे लेस या इक्वल ही होगा, तो वही हमने ये लिखा। लेकिन AN BN जब इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये क्वेश्चन में दिया है कि इसका लेंथ 0 ही है, तो यानी इन दोनों का लेंथ इससे लेस या इक्वल है, तो ये जब 0 हो गया और ये माड में है तो ये निगेटिव होगा नहीं, इसलिए ये वैल्यू हमारा 0 हो गया। और जब 0 हो गया तो L और L डैश इक्वल। इट मीन्स हमने दिखा दिया कि यदि हमारा ये जो AN BN n को इनफाइनाइट पे टेंड कर रहा है और जब 2 वैल्यू हम ले रहे हैं L और L डैश तो दोनों इक्वल आ जा रहा है। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर AN BN केवल 1 एलिमेंट ही रखेगा। Hence limit n tends to infinite AN BN इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन जो लिखो हेंस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट AN BN हैज 1 एलिमेंट L, यानी केवल एक ही एलिमेंट आया हमारा L। और जब यह इंटरवल जब इनफाइनाइट तक लेंगे तो जो आएगा वही अपने ऊपर में सब में होगा, तो उसके इंटरसेक्शन में केवल वही एलिमेंट मिलेगा। तो दिस इंप्लाई इंटरसेक्शन हियर इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट AN BN इज इक्वल टू L। केवल एक एलिमेंट मिलेगा L, और यही चीज हमको दिखाना था। इस तरह से इस थ्योरम को समझने के लिए 3-4 स्टेप पे आप इसको समझेंगे। पहला हम ये दिखाएंगे कि यह जो नेस्टेड है तो नेस्टेड का क्या मतलब है कि A1 B1 में A2 B2 कंटेन होगा, A2 B2 में A3 B3, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि A1 A2 A3 ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया और यह B1 से लेस है, इसलिए A1 A2 A3 जो सीक्वेंस AN हुआ वो इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबव हुआ, क्योंकि B1 इसका अपर बाउंडेड है। तो कोई भी यदि इंक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड एबव हो तब इसका जो सीक्वेंस का लीस्ट अपर बाउंड होगा उस पर वो कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली हमारा B1 B2 B3 BN इनफाइनाइट तक एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और सभी भी A1 से ग्रेटर ही है, इसलिए इस डिक्रीजिंग सीक्वेंस का लोअर लिमिट जो हुआ वो हमारा A1 हो गया। तब यह जो सीक्वेंस हुआ वो डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो हुआ। तो कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो हो तो इसके जो लोअर बाउंड है उसमें जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा या इनफिमम होगा उसी पे वो कन्वर्ज करेगा। तो यानी यह सीक्वेंस AN एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा और सीक्वेंस BN एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। यहां से यह है। इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम ये देखेंगे कि चूंकि यह दिया गया है कि यह लिमिट BN माइनस AN n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर 0, तो दोनों को अलग कर लो तो यह वैल्यू इक्वल टू दिस, यानी BN n इनफाइनाइट पर जो वैल्यू आएगा उसी पे कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब BN जिस पॉइंट पे कन्वर्ज
करेगा वो और an जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वो दोनों एक ही पॉइंट होगा, इक्वल होगा। तब हमने उसी को कह दिया L। अब आप देखोगे कि यह an और bn इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो यानी यह इनफाइनाइट को तो क्रमशः बढ़ता जाएगा, एक क्रमशः घटता जाएगा, दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, तो उसको हमारा L हो गया। अब ये L अब अपने के ऊपर जितने हैं सबके इंटरसेक्शन में आएगा, तो इस तरह से इन सब का इंटरसेक्शन लिया गया, तो जो ये इनफाइनाइट पर जो ये एलिमेंट आया वो इसके इंटरसेक्शन में आ गया, क्योंकि जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी वो इंटरवल अपने ऊपर के सब में होगा। तो ए एंड बी एन जब इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो जो आएगा वो अपने के ऊपर सब में होगा, तो जब सब में होगा तो वही उसके इंटरसेक्शन में आएगा, तो हमारा इसके इंटरसेक्शन में एल आया। लास्ट स्टेप पे हमको ये दिखाना कि इस इंटरसेक्शन में केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा। अब हमने सपोज कर लिया कि A1 A2 B1 B2 A1 B1 A2 B2 A3 B3 AN BN ये क्रमशः छोटा होता जा रहा है, और जब छोटा होता गया तो जब ये इनफाइनाइट तक ले गए तब जो हमको सेट मिला, उस सेट में अब हमारा एक नहीं दो एलिमेंट है। ये दो क्यों माना गया? क्योंकि किसी चीज को यूनिक दिखाना हो तो उसको दो मान लो और तब ये दिखा दो कि दोनों इक्वल है। तब हमने ये लिया कि AN BN ये n इनफाइनाइट को टेंड करे और तब जो सेट मिले उसमें हमारा एक नहीं दो एलिमेंट है, उसको हमने L और L डैश ले लिया। तब AN BN इनफाइनाइट को टेंड करेगा और जो हमको सेट मिलेगा उसमें दो एलिमेंट, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो ये डिफरेंस ये मार्क क्यों लगाया गया है कि इसमें जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा इसीलिए मार्क। ये सपोज करो ये वैल्यू बड़ी हो और ये छोटी हो तो ये निगेटिव देगा, लेकिन मार्क में है तो पॉजिटिव। यानी इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा ये AN BN इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो जो लेंथ होगा उसके इक्वल या उससे लेस ही आएगा। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि AN BN इनफाइनाइट को टेंड करे तब इसका लेंथ 0 है, तो यानी इन दोनों के बीच का लेंथ इससे कम था, तो ये खुद 0 आ गया, इसका मतलब ये भी 0 देगा। तो जब यह 0 दे दिया, यह इसका मतलब ये 0 तभी आएगा जब दोनों इक्वल हो गए। तो फाइनली हमने पाया कि जब इसमें AN BN जब इनफाइनाइट को टेंड करे और उसमें जब एक नहीं दो ले रहा है तो दोनों इक्वल आ जा रहा है। इसका मतलब AN BN इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा L, और जब यह इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो जो एलिमेंट होगा वही ऊपर के सब में आएगा, तो इसके इंटरसेक्शन में केवल वही आएगा। इस तरह से हमारा थ्योरम